इकोनॉमिक्स क्लास 1 है, ये मेंस लेवल का, इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, और नी प्री और मेंस दोनों हैं। एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है? आर्थिक और सामाजिक विकास, जैसे सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसंख्या की ये सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले आदि, इसमें करंट से रिलेटेड वगैरह आते हैं इसमें। ठीक है, मुख्य परीक्षा का क्या सिलेबस है? भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न मुद्दे, सरकारी बजट, अभी 2025 के प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आए हुए थे। मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न क्या है, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, विपणन का मतलब मार्केटिंग, संबंधित मुद्दे और बाधाएं क्या हैं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी, सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र, उनका महत्व, उनका स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। भारत में भूमि सुधार के क्या क्या नियम थे? उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा? औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका क्या प्रभाव पड़ा? बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम निवेश मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सिलेबस वगैरह दे रखा है, इस सिलेबस में हम कुल मिलाकर के 20 मॉडल्स इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल्स कवर करने हैं। तो ये पहला मॉड्यूल हो गया हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक आर्थिक मुद्दे की। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, सामाजिक आर्थिक मुद्दे कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, उनका वितरण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है कि वस्तुएं कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अर्थशास्त्र में मानव कल्याण स्तर को अधिकतम करने के उद्देश्य से सीमित संसाधनों का उचित आवंटन किया जाता है। मतलब संसाधन सीमित हैं और सभी लोगों का कल्याण हो सके, इस वजह से उन संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एलोकेट किए जाते हैं। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र यह अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें किसी एक आर्थिक इकाई, मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, कोई एक आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति की आय, एक संस्था का उत्पादन कितना है, किसी वस्तु का मूल्य क्या है, एक चीज को लेकर के छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर इकोनॉमिक इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र सामूहिक लेवल पर, समष्टि मीन्स होता है समूह। इसमें एक आर्थिक प्रणाली को सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें आर्थिक लेन देन के योग एवं औसतों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय आय कितनी है, सकल घरेलू उत्पाद कितना, जीडीपी कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है और प्राइस लेवल कितना है, ये देखा जाता है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था क्या होती है? किसी क्षेत्र या देश में आर्थिक गतिविधियों की संरचना को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। इन्होंने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन किताब लिखी थी। यह पहली किताब थी जो व्यवस्थित ढंग से सिस्टमेटिकली अर्थशास्त्र पर लिखी गई थी। इस किताब से अर्थशास्त्र विषय की शुरुआत हुई। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? धन का। कौन सी किताब लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशंस। कब लिखी थी? 1776। गुड। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखेंगे हम, क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, अल्प विकसित देश है, विकासशील देश है, मतलब अभी भी विकास कर रहा है। निम्न जीवन स्तर है। अल्प विकसित और विकासशील देश होने की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या कैसे पता चलता है कि हमारा जो देश है वो अल्प विकसित है, विकासशील देश है? निम्न जीवन स्तर है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है? राष्ट्रीय आय अपॉन पॉपुलेशन। नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन इज प्रति व्यक्ति आय, वो प्रत्येक व्यक्ति में बढ़ जाएगी फिर वो। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को दो प्रकार से दर्शाया जाता है, क्रय शक्ति क्षमता एवं बाजार विनिमय दर। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि क्रय शक्ति क्षमता क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी, और बाजार विनिमय दर, मार्केट एक्सचेंज रेट क्या है। ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है? इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि $1 में, $1 में अमेरिका में कितना सामान आता है और उसकी तुलना में भारत में ₹1 में कितना सामान आता है। ठीक है, ये है क्रय शक्ति क्षमता, मतलब ₹1 की कितनी पावर है सामान खरीदने में, डॉलर की कितनी पावर है सामान खरीदने में, क्रय शक्ति क्षमता होती है। तो डॉलर में हम ज़्यादा चीज़ खरीद पाएंगे, रुपए में हम ज़्यादा कम खरीद पाएंगे। तो डॉलर जो है वो क्रय शक्ति क्षमता के मामले में डॉलर ज़्यादा पावर रखता है।
यह वास्तविक मान दिखाता है। क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय $7,000, 2019 की बात है ये। भूटान में $8,700 है, पाकिस्तान $5,400, चीन में $16,600, अमेरिका में $59,500 है, कतर में $1,25,000, विश्व औसत है $16,800, विश्व की औसत है। और भारत की क्या है $7,000, मतलब भारत जो है औसत से भी कम है, ठीक है। और कतर की सबसे ज्यादा है $1,25,000। बाजार विनिमय दर के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 2100 है, $2100 प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है? नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। बाजार विनिमय दर 2023 में क्या थी? ₹1 में $82.82 डॉलर था, ठीक है। और ये डेली आती है न्यूज़पेपर में, अगर आप देखोगे कि डॉलर कितना आ गया क्या है, ठीक है। ये डेली आती है हिंदी न्यूज़पेपर, जैसे कि हमारा जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, और ऊपर ही मिल जाएगी, पेज के ऊपर ही, जो अर्थशास्त्र वाला या इकोनॉमिक एक्टिविटी पेपर होता है वो। पूंजी का अभाव, ये दूसरी विशेषता है किसी देश के विकासशील होने की। जनसंख्या व अन्य संसाधनों की तुलना में पूंजी का अभाव है। पूंजी क्या होती है? कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल गुड्स, वो कम है। जनसंख्या ज्यादा है, मशीनें कम है, औजार वगैरह कम है, एसेट्स कम है, अर्थात श्रम शक्ति के संदर्भ में कारखाने कम है। कारखाने कम होने का मतलब क्या है? कि इतनी मशीन ही नहीं है, कारखाने लगा करके करेंगे क्या? इट मीन्स क्या हो गया? कि पूंजी की कमी है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उचित रूप से प्रयोग नहीं हो पा रहा है। व्यापक बेरोजगारी है, जनसंख्या ज्यादा है, कारखाने कम है, तो व्यापक बेरोजगारी वैसी हो गई। एंड निर्धनता ज्यादा है। तेंदुलकर समिति के अनुसार निर्धनता 21.9% है, इसको याद रखना है। आर्थिक असमानताएं हैं, कजनेट परिकल्पना के द्वारा, साइमन कजनेट नोबेल विजेता थे वो, के द्वारा दी गई थी। क्या दी गई थी? कजनेट परिकल्पना। इस कजनेट परिकल्पना को देखो, क्या ये असमानताएं हैं, और ये क्या वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है। अब इसमें देखो, यदि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़ती चली जा रही है, तो देखो असमानता भी बढ़ती चली जा रही है। एक पॉइंट पर असमानता पीक पर होगी आर्थिक प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? असमानता जो कम होती चली जाएगी और कम हो जाएगी। इसमें क्या बताया गया कजनेट परिकल्पना में? आरंभ में असमानताएं बढ़ी, देखो इसको देख कर गया, आरंभ में क्या हुआ? असमानताएं बढ़ रही हैं। फिर जैसे जैसे देश विकसित हुआ और तो असमानताएं घटने लगी, ठीक है। ऐसा अधिकांश देशों में हुआ है, ये कजनेट परिकल्पना के द्वारा दर्शाया गया। असमानता घटने बढ़ने के कारण क्या? टपकन का सिद्धांत, ठीक है, वो ड्रिपिंग थ्योरी। यह दर्शाता है कि आर्थिक विकास के लाभ स्वयं ही समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाते हैं। यह दिखाता है कि आर्थिक विकास के जो लाभ होते हैं ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं देश के लोगों तक। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो कर राजस्व भी बढ़ता है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, ठीक है, ये मैंने बताया था। आप ये समझ रहे हो ना कि कैसे बढ़ता है। मेरी इनकम 10,000 है, मेरी इनकम अचानक से 20,000 हो गई, तो मुझे उस बढ़ी हुई इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स रिवेन्यू बढ़ेगा, जिसको हम कर राजस्व बोलते हैं। उसी प्रकार जब कर राजस्व बढ़ गया, टैक्स रिवेन्यू बढ़ गया, तो विकासात्मक व्यय भी बढ़ेगा। गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे कि वो एक्सपेंडिचर कर सके, विकासात्मक व्यय भी बढ़ जाएगा। और विकासात्मक अगर व्यय बढ़ रहा है तो विकास हो रहा है देश, और विकास देश हो रहा है तो असमानताएं भी कम हो रही है। समझ गए? अक्षेत्रीय समानताएं, अब इफेक्ट पड़ा कुछ एनसीईआरटी पढ़ने का। अक्षेत्रीय समानताएं देखो क्या होती हैं। ग्रामीण और शहरी कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, जैसे कि बिहार, ठीक है। अक्षेत्रीय असमानताएं होगी, पंजाब में सैलरी ज्यादा है, बिहार में नहीं होगी। राजस्थान में सैलरी बहुत कम है, ठीक है। कृषि क्षेत्र की प्रधानता क्या है? जीडीपी में योगदान। कृषि क्षेत्र की प्रधानता को हम ऐसे देखते हैं, कृषि का क्या योगदान है, उद्योग का क्या है, सेवा का क्या है। भारत में कृषि का योगदान निरंतर कम हुआ। देखो जीडीपी में योगदान क्या है कृषि का? 1950 में 60% था जीडीपी में योगदान कृषि का, अब 16% हो गया है, ठीक है। लेकिन उद्योग का क्या था? उद्योग का 1950 में 18% था, उद्योग का अभी 29% हो गया, उद्योग का बढ़ा है। सेवा का, सर्विसेज का क्या था? 22% था, 55% हो गया, मतलब जॉब्स, नौकरियां ज्यादा होगी, ठीक है। विकसित देशों में कृषि का योगदान 1-2% ही होता है, भारत में यह अभी भी 16% है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर हमें देश को विकास की ओर बढ़ाना तो कृषि का योगदान कम करना होगा, कि लोग खेती बाड़ी कम करके लोग किसकी ओर ज्यादा ध्यान दें? सर्विसेज की ओर, उद्योगों की ओर, तो देश विकसित होगा, ठीक है। योगदान को कम करना होगा। देखो उत्पादन में शेयर हो गया कृषि मान लो 100 यूनिट उत्पादन हुआ, उद्योग का भी 100 यूनिट उत्पादन हुआ, उत्पादन हो गया 200% या 200, ये टोटल होगा। शेयर है इनका 50-50% होगा। 200 में 100 है तो 50% होगा। अब यहां पर 200 लगा लो कि कृषि का उत्पादन बढ़ गया, डबल हो गया उत्पादन, ठीक है, उत्पादन 2 गुना हो गया। और उद्योग का उत्पादन जो था वो 8 गुना हो गया,
80% हो गया। अब इसमें देखो कृषि का उत्पादन तो दुगुना हुआ है, लेकिन शेयर तो कम हो गया ना इस आउटपुट के मुकाबले में, शेयर कम हो गया। समझ गई? कृषि में वृद्धि कम क्यों हुई है? भूमि सीमित है, भूमि नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। प्राकृतिक कारकों पर निर्भरता है, मानसून आएगी तो फसल अच्छी हो जाएगी, इसलिए मानसून को भारतीय कृषि का जुआ भी बोला जाता है। समझ रहे हो? ठीक है। रोजगार में कृषि का योगदान क्या है? रोजगार में बात करें मतलब कितने लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं जिनसे उसको रोजगार मिल रहा है। ठीक है। कृषि में 75% लगे हुए थे 1950 में, 2011 में 49% हो गए, अब 46% लोग लगे हुए हैं। बहुत कम हो रहा है कृषि में रोजगार। उद्योग क्या था? उद्योगों में रोजगार 12% लोग, बहुत कम थे 1950 में। भारत आजादी हुआ था अभी भी। 2011 में 24% दुगने हो गए, अभी 25% बहुत कम बढ़े हैं 2011 से 12 तक। सेवा में क्या योगदान था? 13%, नौकरियां बहुत कम थी, अब 27% डबल हो गया, अब 29% बढ़ रहा है सेवा में योगदान। सेवा का रोजगार में योगदान जो है, जीडीपी या रोजगार में योगदान को अर्थव्यवस्था की संरचना कहा जाता है। मतलब रोजगार में योगदान हो, जीडीपी में भी योगदान हो, तीन का, कृषि, उद्योग और सेवाएं का, इनका इनका अगर योगदान है तो उसको अर्थव्यवस्था की संरचना बोलती है। ये अर्थव्यवस्था की संरचना है। ठीक है। सातवां क्या है? सातवां पॉइंट ऐसा पॉइंट जो हमें ये बता रहा हो, क्या बता रहा हो कि जनसंख्या जो है वो, जो एक भारत जो है वो अल्प विकसित देश है। ये सातवां पॉइंट आ गया। क्या है? देखो, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्यिकीय परिवर्तन का सिद्धांत थॉमसन और नोटेस्टेन के द्वारा दिया गया। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, किसने दिया था, पूछा गया एग्जाम में। थॉमसन और नोटेस्टेन के द्वारा दिया गया था। क्या सिद्धांत था वो? आधुनिक सिद्धांत ये है। ठीक है। आधुनिक सिद्धांत देखो, ये 1, 2 और 3 ये दे रखा है, लेकिन पहले वाला सिद्धांत कौन सा था? ये 70 हो गए। ठीक है। पहले वाला क्या हो गया? 70-1 हो गया। 70-1 में क्या थी? अधिक जन्म दर होगा, मृत्यु दर भी अधिक होगी। 50 मरेंगे, 50 पैदा होंगे। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी होगी? कम होगी, क्योंकि इतने पैदा हो रहे इतने मर रहे हैं, मान करके चल रहे हैं हम। ठीक है। तो दूसरा स्तर क्या हो गया? थॉमसन और नोटेस्टेन के द्वारा दिया गया था, वो दूसरा स्तर हमें देखना है। अधिक जनसंख्या दर, जन्म दर अधिक होगा, मृत्यु दर कम होगी, तो जनसंख्या वृद्धि तो होगी अधिक, विस्फोट हो गया। तीसरा लेवल क्या दिया था कि जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है, तो जनसंख्या वृद्धि दर भी कम होगी। आधुनिक सिद्धांत क्या दिया? आधुनिक सिद्धांत का जो स्तर नंबर 1 है वो सेम स्तर है जो थॉमसन और नोटेस्टेन के द्वारा दिया गया था कि जन्म दर भी अधिक होगा, मृत्यु दर भी अधिक होगी, जनसंख्या वृद्धि कम रहेगी। ये स्तर 1 है आधुनिक। दूसरा सत्र क्या है कि जन्म दर अधिक हो गया, मृत्यु दर कमी होगी, कमी आरंभ होना शुरू कर देगी, मृत्यु दर में वृद्धि आरंभ होना शुरू हो जाएगी जनसंख्या में। और तीसरे में क्या दे रखा है कि तीसरे में जन्म दर कम होगा, जन्म दर अधिक होगा, मृत्यु दर कम होगी, जनसंख्या का विस्फोट होगा। अब भारत चौथे लेवल पर है, आधुनिक लेवल में चौथा दर क्या है कि जन्म दर कम है, कमी आरंभ होगी, मृत्यु दर वैसे ही कम है, जनसंख्या वृद्धि दर कमी आरंभ करेगा भारत। ठीक है। पांचवा क्या स्तर दे रखा है? पांचवा स्तर दे रखा है, ये तीसरा स्तर जो थॉमसन नोटेस्टेन के द्वारा दिया था, जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है, जनसंख्या वृद्धि दर भी कम। अधिकांश देशों में ऐसा हुआ है, ये थ्योरी दी गई है। द्वैतवादी अर्थव्यवस्था क्या है? ये 8वां पॉइंट है जो हमें ये बता रहा है कि भारत एक अल्प विकसित देश है या विकासशील देश है। परंपरागत क्षेत्र और आधुनिक क्षेत्र में अत्यधिक अंतर है। परंपरागत क्षेत्र वो क्षेत्र जो गांधीवादी हैं, कुटीर उद्योग हो गए, ठीक है, खाद्य उद्योग हो गया, ऐसे ऐसे जो परंपरागत क्षेत्र से जो चले आ रहे थे। आधुनिक क्षेत्र जो आधुनिक मिलों में है, फैक्ट्रियों में काम हो रहा है, ठीक है, ऐसे उनमें अत्यधिक अंतर है। निम्न कल्याण स्तर, कल्याण स्तर निम्न है। कैसे? शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं का निम्न स्तर का होना। ये है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? 189 में से 129 नंबर पर भारत का रैंक आया है। WHR वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का 156 में से 144 रैंक आया है। इन रैंक को देख करके हम कह सकते हैं कि निम्न कल्याण स्तर है। भारत में अधिकांश विशेषताएं अल्प विकसित देशों वाली हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि जो भारत है अल्प विकसित देश है। ठीक है। अब दूसरा आ गया, दूसरा क्या आ गया कि भारत जो है, भारत की आर्थिक विशेषताएं क्या है, भारत की आर्थिक संरचना की क्या विशेषताएं हैं वो पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। आर्थिक प्रणालियों के प्रकार क्या होते हैं ये बता रखिए कि कौन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जो निजी क्षेत्र की प्रधानता होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें इंडिविजुअली इन्वेस्ट करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होगी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधानता होती है, गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा होते हैं, पब्लिक सेक्टर।
मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीवादी भी होती है और समाजवादी भी होती है। गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं, दोनों की विशेषताएं होती हैं इसमें। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था का चरम स्तर होता है, निजी क्षेत्र अलाउड नहीं होता उसमें। दूसरा क्या है? न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप होगा पूंजीवादी में, न्यूनतम, कम से कम। समाजवादी में आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण ही होगा। सरकार का हस्तक्षेप क्या है? सरकार का ही नियंत्रण है। इसमें क्या होगा? इसमें मध्यम स्तर का एवं चयनित सरकारी हस्तक्षेप होगा। चयनित सरकारी हस्तक्षेप होने का मतलब है किसी पर्टिकुलर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरवेंशन करेगी। जैसे कि डिफेंस है, ठीक है, रेलवे है। रेलवे में क्या है? रेलवे ने गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये है। बाकी जो एक दो को छोड़ करके वो पब्लिक, प्राइवेट सिटीजन्स के लिए वो कर रखे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें कार्ल मार्क्स के अनुसार, इसको हम बाद में देखते हैं क्योंकि इसमें हम तीनों में डिफरेंस देखते हैं। साम्यवादी में तो प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, ठीक है। न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप पूंजीवादी में, इसमें नियंत्रण समाजवाद का हो गया, इसमें दोनों तरफ का, मिड लेवल का। बाजार तंत्र क्या है इसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति द्वारा संसाधनों का आवंटन होगा। मांग ज्यादा होगी तो भाई आउटपुट ज्यादा बढ़ा देंगे, मांग कम होगी तो आउटपुट लेवल कम कर देंगे। डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड दोनों होगा, मतलब मार्केट हो, बाजार तंत्र डिमांड एंड सप्लाई पर। सरकार आर्थिक नियोजन द्वारा संसाधनों का आवंटन करती है। साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन के आधार पर इकोनॉमिक प्लान्स बनाएगी, 5 ईयर प्लान्स बनाएगी, हमें क्या करना है इन नियर फ्यूचर। उसके हिसाब से क्या होगा? जो संसाधन है उनका एलोकेट होगा। और संशोधित बाजार तंत्र होगा इसमें। संशोधित बाजार तंत्र का मतलब बाजार की डिमांड एंड सप्लाई को गवर्नमेंट क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है। अब इसमें देखो क्या है 4th पॉइंट, लाभ। लाभ क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का? अधिक उत्पादकता एवं कार्यकुशलता। उत्पादकता ज्यादा होगी, कार्यकुशलता ज्यादा होगी। हानि क्या होगी? सामाजिक अन्याय होगा, शोषण, बेरोजगारी, गरीबी होगी, ठीक है। अधिक उत्पादकता क्यों? मशीनों द्वारा होगा, मशीनों की कार्यकुशलता बढ़ेगी। लोगों को कोई गवर्नमेंट जो मतलब जॉब पे रखेगा नहीं, जॉब पे नहीं रखेगा तो बेरोजगारी, गरीबी वैसे ही हो जाएगी। सामाजिक अन्याय होगा, ठीक है। जैसे कि जापान में है, दक्षिण कोरिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, कैपिटल इकोनॉमी है, वो कैपिटलिस्ट कंट्री है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय होता है, समानता होती है, ठीक है। हानि क्या होगी? उत्पादकता कम होगी, कुशलता कम होगी, जैसे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया, ठीक है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगी? लाभ भी दोनों प्रकार के होंगे। अधिक उत्पादकता होगी, सामाजिक न्याय होगा, ये लाभ हो गया। हानि भी दोनों होगी, कोई भी उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा, ना तो उत्पादकता को ना कार्यकुशलता को, ठीक है। जैसे कि भारत हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन ये जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? उसके अनुसार आदर्श समाज वो होता है उत्पादन वितरण में हर व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार योगदान देगा। मतलब एक व्यक्ति की योग्यता उत्पादन करने की ज्यादा है तो वो उतना ही योगदान देगा, ज्यादा ही उत्पादन करेगा, ठीक है। और अपनी आवश्यकता अनुसार वापस लेगा। लेकिन उस व्यक्ति की आवश्यकता जो है वो बहुत कम है तो वो कम ही देगा, ठीक है। मान लो कोई आदमी है, वो उत्पादन में तो सहयोग दे नहीं रहा, 1-2 चीज यूनिट उत्पादन कर दी, लेकिन कंज्यूम कर रहा है वो 4 यूनिट, तो 4 यूनिट कंज्यूम करेगा। ये आदर्श समाज है। आवश्यकता अनुसार लो, आवश्यकता अनुसार और अपनी कैपेबिलिटी अनुसार उत्पादन में सहायता करो, ये होता है। जैसे कि चीन है, क्यूबा है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रही है क्योंकि जिन देशों ने इस प्रणाली को अपनाया वो आज विकसित हैं। संसार या विश्व का रुझान भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर, मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर है। लेकिन भारत ने क्यों नहीं अपनाया ये, अगर ये सबसे ज्यादा सफल रही है तो? क्योंकि भारत इस अर्थव्यवस्था के जो लाभ हैं इस अर्थव्यवस्था में रह करके प्राप्त कर रहा है। देखो नीचे देखते हैं, भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं अपना रहा? क्योंकि भारत इसके लाभों को मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, कर रहा है। एक नियोजित अर्थव्यवस्था होगी। भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है? आर्थिक सुधार 1991 में एलपीजी शुरू किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है भारत की, कैसे तीव्र वृद्धि कर रही है। प्रगतिशील अर्थव्यवस्था कैसे तीव्र वृद्धि हो रही है? भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीव्र वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कैसे? वृद्धि दर क्या है? भारत 3 दशकों से 7% से ज्यादा ग्रोथ रेट रहा है भारत का। विश्व औसत 3.5% है, ठीक है। मतलब इससे भी डबल रहा है। भारत की वृद्धि दर विश्व की औसत वृद्धि दर से दोगुनी रही है।
क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 2019-20 की बात है, 21-22-23 तक की है। और बाजार विनिमय दर के अनुसार भारत विश्व की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था 2025 में भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, जून 2025 की बात है, ये 7वीं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, बाजार विनिमय दर के अनुसार है ये। ठीक है, वो चौथी बन चुका है, अब तो 7वीं था ये, अब चौथी बन चुका है। विश्व जीडीपी में भारत का हिस्सा क्या है? 1951 में 2.5% था, 2019 में 7.8%। जीडीपी में हिस्से की बात कर रहे हैं। विश्व व्यापार में हिस्सा कितना था? 0.7% था 1991 में, अब 1.8% हो गया। भारत ने 2019 में यूके और फ्रांस को बाजार विनिमय दर के संदर्भ में पछाड़ दिया, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। देखो, बाजार विनिमय दर के अनुसार अब यहाँ तो 7वीं अर्थव्यवस्था है, 2019 की बात हो रही है, 18-19 से पहले की। लेकिन 19 में यूके और फ्रांस को छोड़ दिया, 7वीं था, यूके को छोड़ दिया 6वीं पे आ गया, फ्रांस को छोड़ दिया 5वीं पे आ gया। अब भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया। और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी 2025 में जापान को भी पीछे छोड़ दिया, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ठीक है, विश्व के आर्थिक निर्णयों में भारत का बोलबाला बढ़ रहा है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर आर्थिक निर्णयों के लिए G20 जिम्मेदार होता है। G20 वैश्विक स्तर पर आर्थिक निर्णयों के लिए। ठीक है, G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20। इनमें 19 देश शामिल है, EU शामिल है। EU में कितने? यूरोपियन यूनियन 25 यूरो कंट्रीज हमने पढ़ा था। ठीक है, 19 देश और EU शामिल है। EU में अब 27 सदस्य शामिल हैं, अब 27 हो गए। ठीक है, बुक वो थी। EU में 27 सदस्य शामिल है, 19 देश हो गए। 19 देशों में कुछ विकसित हैं, कुछ विकासशील देश हैं। इससे पहले G7 आर्थिक निर्णयों के लिए उत्तरदायी था। इससे पहले G7 ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, ब्रिक्स ने भी भारत का योगदान वैश्विक स्तर पर आर्थिक निर्णयों में बढ़ा दिया। ठीक है, ब्रिक्स ने क्या कर दिया? भारत का योगदान वैश्विक स्तर पर आर्थिक निर्णयों में बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वोट कोटे पर आधारित होते हैं, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और विश्व बैंक में पूंजी योगदान पर कोटा और पूंजी योगदान विश्व जीडीपी में हिस्सा, विश्व व्यापार में हिस्सा, विदेशी पूंजी भंडार आदि पर निर्भर करता है। भारत विश्व पूंजी भंडार में चौथे स्थान पर है। सामाजिक आर्थिक मुद्दे क्या है? मॉड्यूल नंबर 2। ठीक है, असमानताएं पढ़ेंगे अब। असमानताएं क्या होती है? इसका तात्पर्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय व्यय संपत्ति के अंतर से है। आय व्यय संपत्ति, किसी की आय ज्यादा, किसी की कम है, कोई खर्चा ज्यादा करता है, कोई कम करता है, किसी पर संपत्ति कम है। यूएनओ ने क्या डेफिनेशन दे रखी है? यूएनओ के अनुसार निर्धारित परिभाषा क्या है? अवसरों, अधिकारों एवं स्थिति की असमानता है। निर्धतम 20% लोगों के पास 8% संचित आय है एवं धनी 20% लोगों के पास 45% संचित आय है। निर्धनतम 20% का मतलब जो सबसे नीचे के लेवल के 20% लोग हैं, सबसे गरीब 20% लोगों के पास 8% है, 8%। और जो धनी 20% हैं, मतलब 80 to 100% का जो क्राइटेरिया है, वो सबसे ऊपर के, उनके पास 45% है। और ये जो है ना 45% निर्धनतम, ये कुछ हो रहे हैं। प्रकार देखो इसके क्या है। असमानता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। आर्थिक असमानताएं, सामाजिक असमानताएं। आर्थिक असमानता अर्थ से रिलेटेड समानता, इन्हें समाज के विभिन्न वर्गों में आय व्यय और संपत्ति के अंतर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। आर्थिक असमानता को आय व्यय और संपत्ति। सामाजिक असमानता क्या होगी? जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग आदि के अंतर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है सामाजिक असमानताओं को। ठीक है, असमानताओं का मापन कैसे करते हैं? इंपॉर्टेंट है। पंचमक अनुपात नंबर 1, धनी 20% की आय अपोन निर्धन 20% की आय। अब हमने देखा कि धनी 20% जो हैं, सबसे धनी जो 45% है और निर्धन 20% है, उनकी आय के 8% है, तो पंचमक अनुपात कितना होगा? 5.6% होगा। ठीक है, जितना ज्यादा पंचमक अनुपात होगा उतनी ज्यादा असमानताएं होगी, ये याद रखना है। ये स्टेटमेंट आ सकती है। पंचमक अनुपात कितना है? 5.6% है, तो असमानता इतनी है। जितना ज्यादा ये अनुपात होगा, ये वाला, उतनी ही ज्यादा असमानता होगी। पल्मा रेशियो, पल्मा अनुपात क्या है? गैब्रियल पल्मा के द्वारा दिया गया था। पल्मा रेशियो, धनी 10% की आय, निर्धन 40% की आय दे दी इसने। अब 20-20 का कोई नहीं है, 20-20 तो पंचमक में आती है। और पंचमक में 20-20 क्यों आती है? क्योंकि 20 5% में से। ठीक है, और धनी 10% की आय और निर्धन 40% का। धनी 10% की आय इसके अकॉर्डिंग और निर्धन
40% क्या है, जब हम निकालते हैं तो 1.5% रेशियो आता है पलमा अनुपात। HDR में बताया गया था कि पलमा अनुपात के अनुसार ये इतना रेशियो है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 में। लोरेंज वक्र क्या होती है, लोरेंज कर्व क्या होती है, यह MD लोरेंज के द्वारा दी गई थी। यह है लोरेंज वक्र, निरपेक्षता की रेखा। देखो इसमें क्या दे रखा है, ये स्क्वायर में बनाई जाती है, इसको याद रखना, पूरे के पूरे स्क्वायर है, ठीक है। अब ये 0 और ये जो होगा, इन दोनों को अगर हम मिला रहे हैं तो ये जो रेखा है इन दोनों को मिलाने वाली निरपेक्ष समता की रेखा, ठीक है। अब इसमें देखो 0 से लेकर के 10%, 20% तो ये होगी, ये संपत्ति है, संचित आय है, व्यय है, खर्चा है। ये निर्धन लोग हैं, ये धनी लोग हैं। निर्धन 0, ये धनी हो गए, संचित आय कितनी होगी, ठीक है। अब इसमें देखो निर्धनतम 10% लोग, ये आ गई निर्धनतम 10% या 20% लोग क्या हो गए, ये पॉइंट यहां पर आ गया कि निर्धनतम 10% लोगों के पास आय इतनी है, ये डॉट यहां आ गया, ठीक है, क्योंकि 10% का और 20% का डॉट यहां पर आ गया। और इसमें क्या बताया गया था कि 45% है, 8% तो यहां तक आ गया, 10% यहां तक हो गया। 8% संचित आय है ना उनके पास, तो 8% कितने लोगों के पास, निर्धनतम 20% लोग, 8% आय उनकी होगी, तो ये पॉइंट यहां पर आ गया। अब क्या बता रखा था कि जो धनी 20% है, धनी 20% तो 80 to 100 के बीच के आगे, ये जो धनी 20% लोग हैं उनके पास 45% आय है। 45% आय होने का मतलब क्या है, 55% आय नहीं है, ये कह सकते हैं हम। तो 45% होने का मतलब क्या है कि ये देखो, ये एरिया 100 से लेकर के 60 तक कितने हो गए, 40, और ये 45, ये एरिया, ये बिंदु यहां पर आ गया। 80% के पास 45% आए हैं, ठीक है। 45% आए होने का मतलब ये कि उसके पास 55% नहीं है। ये आए तो इसमें काउंट होली, गरीबों वाली में इसको काउंट हम कर ही नहीं सकते, हम तो निर्धन जो सबसे हाई लेवल की आय उसको कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये पॉइंट यहां पर आ गया, ये पॉइंट यहां पर आ गया। इस पॉइंट को जब हम मिलाते हैं ना, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये जो बीच का एरिया आ गया, ये असमानता, इतनी असमानता है। और ये जो बीच की कर्व आई है ना इनको मिलाने वाली, ये वाली कर्व, दिस इज कॉल्ड लोरेंज कर्व। निर्धन 20% की आय 8% होगी, धनी 20% की आय 45% होगी, अर्थात निर्धन 80% की आय 55% है, तो ये 55% होगी नीचे वाली, निर्धन हो गए ये, ठीक है। 80% की आय 55% होगी, और जो ऊपर के हैं वो 45% है, होगी 100%। लोरेंज वक्र जितना निरपेक्ष समता की रेखा से दूर जाएगा, समानता उतनी ही होगी। देखो ये निरपेक्ष रेखा होगी, ये वाली जो सीधी एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला रही है, ठीक है। और ये जो कर्व है ना, ये लोरेंज कर्व, ये जितनी इस रेखा से दूर जाएगी उतनी असमानता होती चली जाएगी, समझ गए। 4, असमानता को मापने का 4, गिनी गुणांक, यह कोरेडो गिनी के द्वारा दिया गया समानता का मात्रात्मक अंकगणित, जिसको बोलते हैं माप है, जो लोरेंज वक्र पर आधारित है। जैसे जी का मतलब गिनी गुणांक बोलते हैं इसको, ठीक है। 45% रेखा एवं लोरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल, 45% रेखा के नीचे और ऊपर का क्षेत्रफल, ये क्या बता रखा है, ये इसके ऊपर आधारित है। 45% की रेखा ये होगी, ठीक है, ये होगी 45% की रेखा, ठीक है। इसके नीचे और ऊपर का क्षेत्रफल कितना है ये, और 45% रेखा लोरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। 45% की रेखा ये होगी और लोरेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल कितना है इसको देखेंगे हम, इसके ऊपर गिनी गुणांक आधारित होगा। इसके हिसाब से जो भारत है, भारत में 0.357 या भारत को 35.7% यह गिनी गुणांक आया है भारत का। अमेरिका का 41.1% है। हम कह सकते हैं कि अमेरिका में ज़्यादा है गिनी गुणांक के हिसाब से। अमेरिका में भारत से ज़्यादा समानताएं हैं, क्योंकि भारत में जो गिनी गुणांक आया है वो ज़्यादा है। जितना गिनी गुणांक ज़्यादा होगा उतनी ही जो समानता वह ज़्यादा होगी। ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या है, इसके अनुसार ऑक्सफैम इंटरनेशनल एनजीओ द्वारा प्रकाशित की जाती है। एनजीओ है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। भारत में 1% धनी लोगों के पास 40.5% संपत्ति है। 1%, लगभग आधी संपत्ति तो 1% लोगों के पास है।
जबकि निर्धन 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। निर्धन 50%। असमानताओं के कारण क्या है? भूमि एवं संपत्ति के स्वामित्व में समानताएं हैं। किसी की भूमि ज्यादा है, किसी की संपत्ति ज्यादा है, कोई किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। उत्तराधिकार अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम का मतलब क्या है? एक बाप है, एक बाप के बेटे 4 हैं, बाप के पास 2 हेक्टेयर जमीन है तो आधी आधी हेक्टेयर उनमें डिवाइड हो जाएगी। एक बाप है जिसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, और उसका एक ही लड़का है, तो उस लड़के के पास जमीन कितनी होगी? 1 हेक्टेयर होगी। वो उन 4 लड़कों के बजाय एक लड़का जो उनको भारी पड़ेगा। यह समानता है। ठीक है। पूंजी का भाव है। यू नो वेरी वेल कि पूंजी का भाव क्या है? पूंजी का भाव का मतलब जनसंख्या की तुलना में कारखाने कम है। समझ गए? कारखाने कम, पूंजी का अभाव है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में अंतर है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा में आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम क्या है और प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम क्या चल रहा है। गवर्नमेंट के स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाती है और ऐसे ऐसे टीचर लगाए हुए जो हाईली क्वालिफाइड है, पीएचडी वगैरह किए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो अपने बच्चों को क्या करें? प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। ठीक है। और प्राइवेट स्कूलों में टीचर क्या लग रहे हैं? 4,000, 5,000, 10,000, और उनको नॉलेज तक भी नहीं है। ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में भी अंतर है। स्वास्थ्य सेवाएं कहीं कहीं पर आंगनवाड़ियों में स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है, सीएचसी सेंटर भी नहीं है। जैसे कि गांव, हमारे वाला गांव, उसमें हॉस्पिटल भी नहीं है। ठीक है। सरकार की आंखें पता नहीं कब खुलेंगी, लेकिन कहीं कहीं पर जाकर के देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। ठीक है। विभिन्न व्यक्तियों की योग्यताओं में भी अंतर है। योग्यताओं में अंतर होने के कारण भी जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है। एक व्यक्ति है जो ज़्यादा कैपेबल है, उसमें अच्छी कैपेबिलिटी है, उसमें टैलेंट अच्छा है, वो जानता है। मान लो जैसे जैसे कि क्या है कि पहले कंप्यूटर नहीं थे, क्लर्क भर्ती किए जाते थे, सारा काम हाथ की लिखाई से होता था। योग्यता नहीं थी कंप्यूटर को जानने वालों की। अब कंप्यूटर को जानने वाले बहुत सारे हो गए हैं। अब क्या, अब काम जो है हाथ की लिखाई से बजाय कंप्यूटर पर होने लगा है, फटाफट काम। योग्यताओं में अंतर है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को कंप्यूटर लैपटॉप चलाना नहीं आता तो फिर पेन पेंसिल का सहारा लेगा, पेन का और कॉपी का। ठीक है। तो ये योग्यताओं में अंतर हो गया। बेरोजगारी और निर्धनता भी है। बेरोजगारी और निर्धनता होने के कारण भी असमानता है। ठीक है। निर्धनता के कारण कौन सी असमानता हो जाएगी? आर्थिक असमानता। ठीक है। बेरोजगारी के कारण भी आर्थिक असमानता होगी। लेकिन जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो असमानता, वो कौन सी असमानता? सामाजिक असमानता। असमानता को 2 पार्ट में डिवाइड करें। विकास आधारभूत ढांचे का अभाव है, विशेषतः सामाजिक आधारभूत ढांचे। कैसे? सामाजिक ढांचे जिससे सामाजिक सुरक्षा हो। हॉस्पिटल्स नहीं है। ठीक है। रेलवेज नहीं है, मेवात में रेलवे लाइन ही नहीं है। ठीक है। ये क्या है? ये आधारभूत ढांचे की कमी है। ठीक है। रोड्स नहीं है, कच्ची गलियां हैं, कच्चे रोड हैं, लिंक नहीं कर रहे हैं। अगर एक गांव जो बहुत दूर है उसको शहर से कनेक्ट नहीं किया गया है तो क्या उस गांव का ज़्यादा डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि सुविधाएं नहीं होंगी, पिछड़ जाएगा वो। ठीक है। विकासात्मक व्यय में भी रिसाव है। विकासात्मक व्यय में रिसाव कैसे होगा? मान लो हमारी इनकम बढ़ गई तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया, कर राजस्व बढ़ गया। कर राजस्व बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा है, विकासात्मक व्यय होगा, वो भी बढ़ेगा। लेकिन विकासात्मक व्यय में तो रिसाव है। रिसाव का मतलब ये है कि हम अगर विकास के लिए, मान लो एक ब्रिज बनाना है, ब्रिज बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 6 करोड़ रुपए सेंक्शन कर दिए, वो 6 करोड़ रुपए चले गए, लेकिन वो 6 करोड़ रुपए एक्चुअल में थोड़े ना यूज होंगे, वो बीच में कटते चले जाएंगे। 2 लाख उसके, 10 लाख उसके, ये भ्रष्टाचार। ये है विकासात्मक व्यय में रिसाव। ठीक है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ठीक है। और ये विकासात्मक व्यय में जो रिसाव है ना, ये मैं आपको बता दूं, ये है ना, जैसे कि मैं बताऊंगा एग्जांपल, नाम तो मैं लूंगा नहीं। एक डिपार्टमेंट में एक स्टेट लेवल का ऑफिसर, जिसमें पूरा का पूरा जिला उसके अंतर्गत आता था, विकास करने के लिए एक योजना गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दी और उसने ना तो खाया ना किसी को खाने दिया, उस बंदे का ट्रांसफर करवा दिया। और ट्रांसफर करवाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ तक सिफारिशें की गई। गवर्नमेंट चाहती भी यही है कि ऐसे अफसर मिले हमें जो खा रहे हैं खा और खाने दे रहे हैं। जो खा रहा है, खाने दे रहा है, एक जगह रहेगा, सब पसंद करेंगे, अच्छा आदमी है, भला आदमी है, सेवा होगी, रिस्पेक्ट होगी, जो कुछ होगा। जो ना खाएगा ना किसी को खाने देगा, वो क्या होगा? ट्रांसफर, बार बार ट्रांसफर उसको झेलने पड़ेंगे। देयर शुड बी मिडिल पाथ। ये विकासात्मक व्यय में रिसाव हो गया। सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है, हम इसको देखते हैं कि असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या। भूमि सुधार कानून लागू किए गए,
ठीक है। विकासात्मक व भूमि सुधार कानून लागू करने का मतलब ये है कि सरकार ने कैप लगा दी कि इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। विकासात्मक कार्यक्रम चलाए, निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए गए विकासात्मक कार्यक्रम में, जिसमें गरीबी को उन्मूलन किया गया। खत्म करने के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि ग्रामीण विकास हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, ठीक है। शहरी विकास कार्यक्रम अमृत, ठीक है। कौशल विकास कार्यक्रम चलाए गए, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे पेंशन आदि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। SC ST OBC हेतु सरकारी नौकरी एवं शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया ताकि असमानता को दूर किया जा सके। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। DBT प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया गया। मतलब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करने का मतलब ये है, ठीक है। कई बार पार्लियामेंट में भी बोला गया है, मुद्दा उठाया है। लाल किले पर भी 15 अगस्त को ऐसे भाषण दिया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, मोदी के द्वारा दिए गए हैं कि हम यहाँ से गरीबों के लिए 20 रुपये अगर भेजते हैं तो गरीबों को 1 रुपया मिलता है। तो ये क्या हो गया, ये रिसाव हो गया, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, स्पेशली जो अभी करंट में गवर्नमेंट है उसने DBT लेकर के आई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जन धन योजना के तहत उनके खाते फ्री में खुलवाए, ठीक है। जन धन योजना के तहत फ्री में खाते खुलवाए, जीरो बैलेंस। फिर ये भी प्रेशर डाला गया कि आधार कार्ड से लिंक करो। आधार कार्ड से लिंक होते ही क्या हो जाएगा कि अकाउंट की डिटेल आएगी, आधार कार्ड नंबर कहीं पर भी प्रोवाइड करो, आधार कार्ड अकाउंट मिल गया। अकाउंट से जैसे ही डिटेल मिल जाएगी गवर्नमेंट के पास जाएगी, गवर्नमेंट आधार कार्ड भरेगी और उसी व्यक्ति, आधार कार्ड को लिंक करवाने का मतलब उसी व्यक्ति के खाते में जाएंगे। अगर वो किसी कारण से वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो बिना अंगूठा लगाए उसको पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो जो पैसे हैं ना वो कोई और यूज नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट के पास वापस ले जाएंगे। गवर्नमेंट का ये रूल है, लगातार 3 महीने तक पेंशन नहीं निकलवाओगे ना तो वो पेंशन ऑटोमेटिक कट जाएगी, उसको वेरीफाई फिर से करवाना पड़ेगा, ठीक है। वापस गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। और गवर्नमेंट अगर 1000 रुपये भेज रही है ना किसी के खाते में, तो बीच में किसी का रोल नहीं, 1000 ही जाएंगे अकाउंट में। ये रिसाव को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, और काफी ज्यादा भ्रष्टाचार कम भी हुआ है, ठीक है। प्रगतिशील कर प्रणाली, लेकिन पता है क्या है, बहुत से बड़े बड़े स्टोर होंगे, जब आप देखोगे कुछ अलग बताऊंगा। मान लो आप किसी स्टोर पे चले गए, शहर में चले गए, आपने शॉपिंग कर ली, वो क्या करेंगे, वो QR कोड को छिपा लेंगे ताकि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करो। वो क्या करेंगे, वो कैश में डिमांड करेंगे, और कैश में डिमांड करेंगे तो कैश का तो रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होगा ना, गवर्नमेंट के पास भी नहीं होगा। जैसे ही अगर ऑनलाइन पे करते हो ना, जैसे ऑनलाइन पे कर दिया, उसका रिकॉर्ड बैंक के पास लेगा, मतलब गवर्नमेंट के पास चला गया, और उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कैश में ले रहा है तो इट मीन्स ये होगा कि वो टैक्स पे नहीं कर रहा है। ये भी DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाई गई। प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाने का मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है, जितनी इनकम बढ़ेगी ना उसका टैक्स भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा, और जितना टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी वो सब्सिडी के द्वारा गरीबों में बांट देगी। देयर शुड बी अ मिडिल पाथ दैट इनइक्वालिटी कैन बी मेंटेन, इक्वालिटी कैन बी मेंटेन, कि समानता को बनाए रखा जा सके, ये समानता होगी, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की स्थापना की गई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की स्थापना की गई। कुछ ऐसे उपक्रम स्थापित किए गए जिसमें गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा हो, ताकि किसी को अगर हायर कर लिया तो हायर कर लिया, उसको वो सारे बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे जो बेनिफिट गवर्नमेंट जॉब वाले कैंडिडेट को मिलते हैं, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है। भेल, गेल, सेल, ठीक है। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका रेलवे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। रेलवे स्टेशन पर कहीं पर भी जाकर के देखोगे ना, जो लोहे के पुल बनाए गए हैं रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए, उसमें जो लोहा यूज हुआ सेल का होता है वो, क्योंकि रेलवे का और सेल का एग्रीमेंट है। असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक, ये इंडेक्स है, ठीक है। इसे ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया गया। ऑक्सफैम इंटरनेशनल क्या NGO है, ठीक है। प्रकाशित किया जाता है, असमानताओं को कम करने की और सरकार की प्रतिबद्धताओं को मापता है। ये जो इंडेक्स है इसमें बताया कि सरकार कितनी सीरियस है समानताओं को कम करने में, अर्थात यह असमानता को कम करने की और सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। मतलब सरकार अपने एक्शन में असमानता को कम करने में क्या प्रेफरेंस देती है, कितनी देती है, उसको मापता है। ये 3 स्तंभों पर आधारित है। सरकारी सेवाएं कितनी दे रही है, लेकिन या तो नौकरी ना निकाल रही, नौकरी निकाल रही है तो गवर्नमेंट में केस हो जाता है, 10-10 साल तक प्रमोशन नहीं होती, एडवर्टाइजमेंट में लिख जाता है कि 5 साल में प्रमोशन हो जाएगी।
सरकार ध्यान नहीं दे रही है। एग्जाम ले लेती है, 20 दिन में रोल नंबर दे देती है, एग्जाम खत्म होने के डेडलाइन खत्म होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म की। एग्जाम ले लिया, 20 दिन के बाद ही ले लिया, रिजल्ट आने में 2 साल लगा देती है, तब निकाल लेगी इसका रिजल्ट जब चुनाव नजदीक आ जाएंगे बेनिफिट लेने के लिए। सारी राजनीति वोट बैंक की, ठीक है। ये क्या है, मतलब एक स्तंभ तो क्या, सरकारी सेवाएं प्रोवाइड ही ना कर रही, और जो कर रही है उनको निकाल दे रही है, ठीक है। प्रगतिशील कर यूज किया है या नहीं किया है, कर रखा है। मजदूरों के अधिकार क्या हैं, ये इन 3 स्तंभों पर यह जो असमानता को कम करने की जो प्रतिबद्धता सूचकांक है, ये 3 स्तंभों पर आधारित है जो हमने पढ़े हैं। भारत का रैंक 123वां 161 में से भारत ने अपनी रैंक में 6 अंकों का सुधार किया। वाह, ताली होनी चाहिए, 6 का घंटा सुधार है। 123 पाया है, 161 में थे, 2020 में 129 था कि मैं 1-2 पाव है, 10 पाव है, टॉप 50 में आवा, तब तो मानना कि हाँ सुधार है। ये क्या सुधार है? बेरोजगारी को हम बेरोजगारों की तरह कल डिस्कस करेंगे।